नमस्कार सभी स्टूडेंट को। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिसिटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं कि हम लोग बीएचयू की क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे थे और उसमें भी हम लोग पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन देख रहे थे। पीरियोडिसिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी के अंदर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पे दिया गया हमको द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। ठीक, तो हमको क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया है, त्रिज्या का सही क्रम होगा। ठीक, त्रिज्या का सही क्रम होगा ये हमको पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो कि हमने कुछ रेडियस के क्वेश्चन जो है कल भी देखे थे। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमको आंसर देखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। ऑक्सीजन दिया गया है, बेरिलियम दिया गया है, बोरोन दिया गया है। ठीक, तो हमको पता है सबसे पहले इनको अरेंज करो पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है, बोले बेरिलियम होता है, बेरिलियम होता है, क्या होता है, बेरिलियम होता है। बेरिलियम के बाद जो आता है वो बोरोन आता है, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन आता है। ठीक है, हमको पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उस केस में साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी, बेरिलियम की, बोरोन की और फिर ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब ये करेक्ट ऑर्डर, मतलब ये सही क्रम नहीं होगा। फिर बात करते हैं आगे, F माइनस O2 माइनस N3 माइनस। इनको ध्यान से देखो कि ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कल ही मैंने बोला था कि यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कोई केस दिया हो, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसे बोला गया था, यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कोई केस दिया गया हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस दिया गया हो, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, त्रिज्या या रेडियस जो है उतनी ही ज्यादा होती है। तो उस केस में सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, बोले N3 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑर्डर होने वाला है। यहाँ तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि पोटेशियम नीचे आता है। हमको ये पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो है साइज क्या होता है, बोले इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, सोडियम की त्रिज्या ज्यादा दी गई है, मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट हो गया। यहाँ यदि हम लोग बात करें तो यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है, साइज जो है उतना ही कम होता है यदि एटम कैसा हो, सेम हो। कल ही मैंने बताया था। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, बकरी, मतलब बी आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, ये भी हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एग्जिबिटिंग द डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण समरूपता किन में मिलता है। ठीक है, विकर्ण समरूपता क्या होता है, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, मतलब विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड की हम लोग बात करें तो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यदि मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, तो लिथियम के नीचे क्या आता है, बोले सोडियम आता है, ये मैग्नीशियम आता है, ये एल्यूमिनियम आता है, ये सिलिकॉन आता है, ये फास्फोरस, ये सल्फर और ये क्लोरीन होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो मैग्नीशियम के साथ मैच होती है, मतलब लगभग साइज सेम होता है, लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता सेम होती है, समान होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। कैसे कि हमको पता है कि जैसे मान लीजिए चार एलिमेंट है, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, कम होता है, मतलब ये साइज कम हो गया। थोड़ा साइज में थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट बनाया, लेफ्ट से मैं राइट गया तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऊपर से नीचे गया तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक,
अब यहाँ से मिडल गए तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इन दोनों का साइज लगभग लगभग कैसा आया है, सेम आया है। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है इनकी कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। इसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, बिल्कुल इस तरीके से डायगोनल होता है। तो ये विकर्ण संबंध इसके साथ होता है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर, ऑक्सीजन का और ये क्लोरीन, इस तरीके से डायगोनल होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, यदि हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एग्जीक्यूटिंग द डायगोनल रिलेशनशिप। इनमें डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है। चार ऑप्शन दिया गया है, क्या लिथियम एल्यूमिनियम में मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन बेरिलियम एल्यूमिनियम में मिलता है। अभी हाल हम लोगों ने देखा भी है। देखो ध्यान से, फिर से एक बार बता देता हूँ कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में मिलता है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी कठिन चीज इसमें नहीं पूछी है। यही बीएचयू का हमारा एक पैटर्न होता है, सिंपल सा। ठीक है, चलो यहाँ से यदि हम लोग आगे चले तो आंसर हम लोगों का बकरी आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बेसिक ऑक्साइड, सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। अब पहले तो बेसिक क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और एम्फोटेरिक, चार टाइप के ऑक्साइड हम लोगों के पास होता है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है, बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो कौन से नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये ध्यान रखना, वो बेसिक नेचर के होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, जब मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। इसका मतलब नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिख दिया, जैसे Na2O बोला है, इसको जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है तो कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है, मतलब ये बेस बन गया, मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सोडियम दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। सोडियम क्या है, मेटल है। फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के जो मेटल है वो कहीं ना कहीं बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक नेचर के ही वो होते हैं। तो यहाँ पे Na2O क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया, ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, लेकिन ये होगा हमारा एम्फोटेरिक। ठीक है, ये क्या होने वाला है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हमको पता है, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सारे ऑक्साइड का हम लोग नेचर भी देख चुके थे। ठीक है, कि हमने ट्रिक भी लिखी थी, वो ट्रिक अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ट्रिक तुम्हारे पास लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूट्रल के अंदर हमको पता ही है H2O होता है, ठीक है, NO होता है, ठीक है, N2O होता है, उसके बाद CO होता है। ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ तक हमको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, देखेंगे ध्यान से। Which of the following statement is incorrect? क्या है, इनकरेक्ट। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ध्यान से क्वेश्चन को देखो पहले, इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है। सबसे पहले तो यही बात हमारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये इनकरेक्ट हमको पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब एटॉमिक वॉल्यूम मतलब परमाणु आयतन बोला गया है। परमाणु का आयतन मतलब वही आकार, त्रिज्या सब एक जैसा हम लोग मान के चलेंगे। ठीक, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। इस तरीके से हमको दिमाग में रखना है। ठीक, तो एटॉमिक हमको क्या बोला गया है, एटॉमिक, देखो ध्यान से, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से हम कहाँ जा रहे हैं, सीजियम की ओर जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो क्या एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आकार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं त्रिज्या भी बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है, रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बकरी वाला आंसर देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। कल ही मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जितने जल्दी से कोई भी एलिमेंट या एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ देखो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड देखेंगे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू 7 ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, ब्राउन ऑप्शन देखो, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू 4 ग्रुप एंड द डिक्रीजेस फ्रॉम फिफ्थ टू 7 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी। हमको ये बोला गया है कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बोला है। देखो ध्यान से, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वही है वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही मान के चलेंगे अभी। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन डिक्रीजेस फर्स्ट ग्रुप से 7 ग्रुप तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ मैंने लिथियम लिखा, या लिथियम की बजाय मैं लिख देता हूँ सोडियम लिखा। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में मैं हर एक एलिमेंट को जोड़ता जा रहा हूँ। ये ओल्ड डेफिनेशन में आते हैं वैलेंसी की। ठीक है, Na2O बनता है, MgO बनता है, Al2O3 बनता है, उसके बाद जो है SiO2 बनता है। ठीक है, उसके बाद P2O5 बनता है, इसको P4O10 भी लिखा जाता है। उसके बाद SO3 लिखा गया है, उसके बाद Cl2O7 लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि यहाँ पर जो है वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, यहाँ क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ क्या हो गई, 3 हो गई, यहाँ क्या हो गई, 4, यहाँ हो गई 5, यहाँ हो गई 6, यहाँ पे हो गई 7। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल सकते हैं x मान करके। ठीक है, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। +1 +2 भी इनको लिखा जा सकता है, +7 तक हम लोग जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हम लोगों का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, ये फिफ्थ ग्रुप हो गया, ये सिक्स्थ ग्रुप हो गया, और ये 7th ग्रुप हो गया। पहले जो है इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ देखो कि 8 से लेकर के कहीं ना कहीं 7 ग्रुप, जो 7 नंबर का जो ग्रुप है, वहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसने ऑप्शन में क्या बोला, बोले डिक्रीज होती है। तो वो स्टेटमेंट तो क्या हो गया, हम लोगों का इनकरेक्ट हो गया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि एक ऑप्शन पर हमको लास्ट वाले में क्या दिया गया है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू 4। फर्स्ट से लेकर के 4 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस चीज को भी देखो कि जैसे एलिमेंट को हमने जोड़ा, ठीक है, एलिमेंट को हमने जोड़ा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये लिखा मैंने NaH, ये लिखा मैंने MgH2, ये लिखा मैंने AH3। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा मैंने SiH4, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ PH3, उसके बाद लिखा मैंने H2S, उसके बाद लिखा मैंने यहाँ HCl। अब देखो यहाँ वैलेंसी सोडियम की 1, यहाँ मैग्नीशियम 2, जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वही वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। देखो यहाँ फर्स्ट से लेकर के जो है 4 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद थर्ड से लेकर या 4 से लेकर उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या बोला गया है, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू 4। ठीक है, उसके बाद जो है 5 से 7 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही, मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर बकरी वाला नहीं है। ठीक है, सी वाला आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। संयोजकता जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के बारे में हमको बोला गया है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, देखना ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, अब सही हमको बताना है, तो सही कैसे बताया जाए, पहले वो देखो सही कैसे बताना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है, करेक्ट बताना है, कुल मिला के बात ये। तो लिथियम और मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। ठीक है,
क्या लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं बनाते हैं? तो ये नाइट्राइड क्या होता है? नाइट्राइड क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? वो नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्राइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना है कि लिथियम और मैग्नीशियम दिया है, तो लिथियम जो होता है वो तो फर्स्ट ग्रुप का होता है। लिथियम क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का होता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो सेकंड ग्रुप का होता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो लिथियम होता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद क्या आता है? पोटेशियम आता है। ठीक है, सोडियम के बाद क्या आता है? पोटेशियम आता है, हेलिना की रब से रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? सेकंड ग्रुप में क्या होने वाला है? बोले बेरिलियम आता है, बेटा नाम के का। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है। ठीक है, इतनी बात हमको समझना है। अब यहाँ पर कौन नाइट्रोजन के साथ मिलकर के नाइट्राइड बनाता है? तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये हम लोगों का फर्स्ट ग्रुप हो गया, और ये हम लोगों का सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप यदि हमको दिया गया है तो फर्स्ट ग्रुप का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा कंपाउंड, कैसे बनेगा? तो हमको ध्यान होना चाहिए कि जो लिथियम है इसके ऊपर चार्ज कितना है? पूरे +1, नाइट्रोजन के ऊपर -3, ये नाइट्राइड होता है। तो यहाँ पे जो है क्या बनने वाला है? इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ, ये तो हमको आते ही। तो क्या बनने वाला है? Li3n बनने वाला है। मतलब यहाँ जो नाइट्राइड बनेगा वो Li3n बनेगा। जब इस नाइट्राइड को अपन वाटर में डिसोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बेस बन जाता है, और अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो वो अभी हमारा काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये लिथियम फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है, लिथियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। बाकी एलिमेंट जो है नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ये विशेष हमको ध्यान रखना है। देखिए, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट आ जाए सेकंड ग्रुप में, कोई सा भी एलिमेंट आ जाए नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे। अब यहाँ नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, जैसे मान लो इसमें से कोई सा भी एलिमेंट है तो हमको पता है कि उनके ऊपर चार्ज क्या है? +2 है। ठीक, और नाइट्रोजन मतलब क्या होता है? N3-। तो यहाँ क्या बनने वाला है? N3N2 नाइट्राइड बनने वाला है। मतलब Be3N2 Mg3N2 इस तरीके से बनने वाला है। तो देखो ध्यान से कि क्या लिथियम और मैग्नीशियम जो है नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमको दिया गया है। लिथियम और मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हमको तो सही बताना है। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है कि वो बोला नहीं बनाते। तो क्यों नहीं बनाते हैं? हमने पढ़ा है भैया। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो नाइट्राइड बनाते हैं। अब नाइट्राइड तो बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम शो डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, बेरिलियम जो है और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है? हम लोग बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अभी यहाँ हम लोग पढ़ के भी आए हैं, तो बिल्कुल हमारा ये आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, सोडियम डज नॉट गिव NaOH विद वाटर। ये स्टेटमेंट भी चेक करते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, तो सोडियम डज नॉट गिव NaOH विद वाटर। सोडियम डज नॉट गिव, ठीक है, सोडियम डज नॉट गिव NaOH विद वाटर। क्या सोडियम वाटर के साथ में जो है NaOH नहीं देता है? लेकिन देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, कि सोडियम जो होता है यदि उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बनने वाला है? NaOH बनने वाला है, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन करता है। क्योंकि वो बोल रहा है क्या वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, NaOH नहीं देता है, लेकिन देता है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। MgO इज एसिडिक ऑक्साइड, जो बिल्कुल गलत है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, और मैंने अभी हाल बोला है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो सारे ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं? वो सारे ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आई। मतलब ये भी क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है वो हमको पहले ही मिल गया था। हमें केवल रीजन देखें कि आखिर में ये करेक्ट क्यों नहीं है और ये इनकरेक्ट क्यों है।
इस तरीके से हमने ये देखा है, ठीक है। तो इतनी बात फिर हमको समझ में आई होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ध्यान से समझने की चीज, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है ये हमको पूछा गया है, ठीक है। देखो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर से बोल रहा हूँ, करेक्ट पूछा है, सही पूछा है, ठीक। सबसे पहला ऑप्शन चेक करो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, ये पूछा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हमको ये पूछा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। अब ये लैंथेनम कहाँ आता है, हमको पता है कि लैंथेनम के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट होते हैं, जो 14 एलिमेंट होते हैं, 14 तत्व जो होते हैं, वो क्या होते हैं, 14 तत्व वो लैंथेनाइड होते हैं। जो 14 तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, लैंथेनाइड होते हैं, जो कहाँ से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, बोले सीरियम से लेकर के, सीरियम 58 से लेकर के कहीं कहीं लुटेशियम, कहीं कहीं लुटेशियम, हम लोग बोलेंगे लुटेशियम, कहाँ जाते हैं, लुटेशियम जाते हैं, लुटेशियम 71 तक जाते हैं। ये 14 एलिमेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से सीरीज में होते हैं, इस तरीके से मतलब पीरियड में होते हैं। तो हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, क्या ये बात करेक्ट है? तो हम बोलेंगे कि साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के, जो आकार होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धनात्मक गुण के। तो हमको पता ही है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे तो यहाँ तो इंक्रीज करने का बोला है, यहाँ साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये तो विद्युत समानुपाती हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही नहीं होगा। एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, क्या एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है। बाकी भी चेक करते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, क्या इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वॉल्यूम मतलब आयतन मतलब आकार मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज होने का बोल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, क्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। हमको पता है कि ये क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। फिर हमको ये भी पता है कि जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, विद्युत धनात्मक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ क्या बोला है, ये तो डिक्रीज होने का बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब जो हमको सही चाहिए था वो सही हमको कहाँ पर मिला है, वो मिला हमको बी आंसर के अंदर, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन तुमको क्लियर करते हुए चलना है और एक ही चीज का हमको आंसर समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आया है, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप्स, ठीक है। कौन एलोट्रॉप मतलब अपर रूप नहीं रखता है, ठीक है, अपर रूप नहीं रखता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनमें से कौन अपरूपता नहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की चीज को देखो। पहले बात तो अपरूपता क्या होता है, ठीक है। मान लो एक ही तत्व है, मेरे पास एक ही एलिमेंट है और वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन उसमें तत्व एक ही है, ठीक है। तो यदि तत्व एक है तो उसमें परमाणु भी बिल्कुल सेम रहेंगे। यदि परमाणु समान रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कैसी रहेगी, समान रहेगी। बस वो परमाणु अलग अलग तरीके से उसमें अरेंज हो सकते हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब डेंसिटी अलग हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, कुछ चीजें विस्कोसिटी अलग हो सकती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड हो सकती है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर ही निर्भर करती है। तो यह ध्यान देना है, यदि परमाणु समान है तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे, समान होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन समान है तो हमारा रासायनिक गुण जो है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो कैसी होगी, समान होगी। लेकिन भौतिक गुण जिसे हम लोगों ने बोला है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो देखो ध्यान से, एलोट्रोप क्या होते हैं, देखेंगे ध्यान से। एलोट्रोप क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट की जो अलग अलग फॉर्म होते हैं
उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, ठीक। लेकिन यदि मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, मतलब रासायनिक गुण की बात करूं, ये फिजिकल मतलब भौतिक गुण हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भौतिक गुण हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि बात की जाए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि बात की जाए मतलब रासायनिक गुण की बात की जाए, ठीक है, रासायनिक गुण की बात की जाए तो रासायनिक गुण कैसे होने वाला है, सेम होने वाले हैं। तो वो जो फॉर्म है, वो जो रूप है, अलग अलग रूप जो है, एक ही तत्व के जो अलग अलग रूप है वो तत्व क्या कहलाएंगे, अपर रूप कहलाएंगे, एलोट्रोप्स कहलाएंगे। और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं, मतलब अपर रूपता बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल देखी, जैसे डायमंड की अपूर्व हम लोगों ने देखी है, तो डायमंड की कार्बन की बात करेंगे, डायमंड एक अपूर्व है। यदि मैं बात करूं कि कार्बन की जो अपर रूप है, कार्बन की जो एलोट्रोप है, वो क्या होता है, बोले एक डायमंड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, डायमंड होता है। डायमंड के बाद जो है ग्रेफाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना। उसके बाद जो है क्या आता है, फुलेरिन आता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, फुलेरिन आता है। फुलेरिन के बाद और भी कार्बन ब्लैक वगैरह, चारकोल वगैरह, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, ये सब अपर रूप होते हैं कार्बन के। इनमें हमको पता ही है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, सभी में कार्बन। केवल ये स्ट्रक्चर, संरचना जो है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, सेम मतलब समान होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक भी बात मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो यहाँ बात करते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं। इनमें से 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें से किसके अपरूप नहीं होते, किसके एलोट्रोप नहीं होते हैं, यही हमको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तो कार्बन के अपरूप होते ही है, बिल्कुल हमको पता है, ठीक है। यहाँ तो कार्बन के जो अपरूप है वो होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, अभी हम बताएं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस के भी होते हैं, ये कहीं भी ब्लैक फास्फोरस होता है, ठीक है, येलो फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस भी होता है, इसमें इनका नाम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है रेड फास्फोरस होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, इनकी संरचना भी अलग अलग होती है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी अलग भी होती है, ठीक है। यहाँ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता भी थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये इसके अपरूप होते हैं, कार्बन के भी अपरूप होते हैं। फिर बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर के भी होते हैं। सल्फर की जो होता है एक मोनोक्लिनिक होता है, क्या होता है, मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष बोला जाता है। ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। इनको इंग्लिश में ही नाम याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में ही ज्यादातर नाम पूछे जाते हैं। ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लास्टिक सल्फर भी होता है, पर ये इसके होते हैं, ठीक। लेकिन आयोडीन जो है इसका कोई भी अपरूप नहीं होता है। आयोडीन जो है एक ही फॉर्म में पाया जाता है, इसका कोई अपरूप नहीं होता है, कोई एलोट्रोप से नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक मेरे हिसाब से तुमको कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तुम लोग पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट के लिए सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पहले आओ सबने क्वेश्चन, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मेटल्स डिकम्पोज वाटर, मतलब धातु जो है वो वाटर को क्या करती है, तोड़ देती है। धातु क्या करती है, जल को तोड़ देती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर करती है। मेटल पानी को डिकम्पोज मतलब अपघटन करते हैं, जिसमें H2 गैस निकलती है। देखो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज्यादा यूज में ली गई है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। मेटल को मेटल बोलने ज्यादा अच्छा है, अपघटन डिकम्पोज बोला गया है, इतना इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। तो ध्यान से हमको देखना है, ठीक। तो हमको क्या पूछा, सबसे पहले तो वही देखो कि करेक्ट पूछा है ना कि इनकरेक्ट पूछा। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना कि इनकरेक्ट पूछा है।
ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो कि मेटल्स डिकम्पोज वाटर विद द लिबरेशन ऑफ H2 with the liberation of H2 atomic volume decreases from lithium to potassium एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम। एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखो, करेक्ट पूछा है तो अभी हम मैंने बताया था पहला ऑप्शन देखो, पहले ध्यान से पहला ऑप्शन को देखो, क्या मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करती है? बिल्कुल करती है। मैंने अभी यहाँ रिएक्शन लिखी थी यहाँ पर कि सोडियम जो है मेटल होती है, धातु होती है, जो वाटर के साथ क्रिया करती है और कहीं ना कहीं ये बनाती है बेस यहाँ पर या ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मेटल डिकम्पोज वाटर विद द लिबरेशन ऑफ H2, बिल्कुल बात सही है, मतलब ये करेक्ट है। एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम, लिथियम से पोटेशियम जो है क्या एटॉमिक वॉल्यूम जो है परमाणु आयतन जो है वो घटेगा, डिक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आयतन जो है वो तो बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो मेरे साथ तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि यदि आकार बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का फिर से क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बात करते हैं सी ऑप्शन की, बोले बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम। कल मैंने बताया था कि आकार जो होता है वो समानुपाती होता है क्षारीय गुण की, ठीक है, मतलब साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक गुण के, मतलब बेसिक कैरेक्टर के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के, मतलब अम्लीय गुण के, ठीक। तो यहाँ देखो कि तो डिक्रीज करने का बोला है, यदि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि बेसिक गुण जो है, बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्षारीय गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्रीज करने का बोला है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोगों को क्या हो गया, गलत हो गया। हमको मैक्सिमम केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे रहे हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है, करेक्ट इनकरेक्ट, इसी में ही जो है आधा पेपर हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, करेक्ट इनकरेक्ट पहले ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फास्फोरस और क्लोरीन गिव एसिडिक ऑक्साइड। फास्फोरस एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या बनाता है, P2O5 बनाता है, या फिर P4O10 भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फास्फोरस जो है, ये जब इसे अपन क्या करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे, ध्यान समझेंगे, जब इस ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एसिड बनना चाहिए, यदि एसिड बनता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और बनता भी H3PO4 बन जाता है। क्या बनता है, H3PO4, जो एक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, जिसे हम लोगों ने फास्फोरिक एसिड या अल्फा फास्फोरिक एसिड भी बोला था, ठीक है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है कौन, फास्फोरस। तो हमको पता ही है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो कौन से नेचर के होते हैं, कौन सी प्रकृति के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक प्रकृति के, मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो कि क्लोरीन हमको दिया गया है, तो क्या क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होता है? बिल्कुल, क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो यहाँ देखो क्लोरीन क्या बनाता है, CH2O7 बनाता है, क्या बनाता है, CH2O7 बनाता है। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मतलब ये भी एसिडिक होगा, ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, और जब इसे अपन वाटर में डिसोल्व करेंगे तो HClO4 बन जाएगा, पर क्लोरिक एसिड जिसे बोला जाता है, HClO4 बन जाता है, तो बिल्कुल ये एसिडिक नेचर का होता है। तो ये भी क्या हो गया, हम लोगों का करेक्ट हो गया। मतलब यहाँ ध्यान से देखो कि दो करेक्ट हो गए, एक ये करेक्ट है और एक ये करेक्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ दोनों ही आंसर है हम लोगों के, है ना, ध्यान रखेंगे, दोनों यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ही आंसर क्या है, सही है। चलो आगे चलते हैं, which of the following is not atomic number of inert transition element, ठीक है। देखेंगे ध्यान से चीजों को समझेंगे, क्या बोला गया है, निम्न में कौन इनर्ट ट्रांजिशन तत्वों का परमाणु क्रमांक नहीं है, ठीक है, निम्न में कौन इनर्ट ट्रांजिशन तत्वों का परमाणु क्रमांक नहीं है, which of the following is not atomic number of inert transition element। सबसे पहली बात ये इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इनर्ट ट्रांजिशन तत्व इंग्लिश में देखो, ये हिंदी में लिख के दिया गया है, ठीक है, इनर ही बोला गया है, इनर मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब अंदर, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ हमको एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले दिया गया है 29, फिर दिया गया है 59, फिर दिया गया है 95, फिर दिया गया है 102।
फिर क्या दिया गया है 102 दिया गया है। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये एटॉमिक नंबर हमको दिया गया है, मतलब Z दिया गया है। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, F ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। मतलब F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब इनर ट्रांजिशन तत्व बोलते हैं F ब्लॉक के। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए, F में जाना चाहिए, तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो कौन सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो या तो हम क्या करें, सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिट लिख के देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग डिट लिख के देखेंगे तो यदि हमको पता चला कि इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन F में नहीं जा रहा है, मतलब वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नहीं है। या फिर थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगाएं कि हमको थोड़ा सा जो पीरियोडिक टेबल है उसका इमेजिनेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसकी इमेज जो है हमारे दिमाग में बनी होनी चाहिए। और वो तभी हो पाएगी जब हम लोग 10-20 बार जो है उस पीरियोडिक टेबल को अपने हाथ से अपन कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, विद एटॉमिक नंबर। ठीक, या ऐसे हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो हमको पता है कि ये 29 एटॉमिक नंबर जो है ये कॉपर का होता है, ऐसा हमको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉपर जो आता है ये किस में आता है, डी ब्लॉक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक, और फिर हमको ये पता है कि 59 दिया गया है, 95 दिया गया है, 102 दिया गया है, तो ये डी ब्लॉक में आता है, मतलब ये F1 नहीं, तभी तो डी में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसा हम लोगों को थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। जब भी थोड़ा हम लोग लगाएं तो हमको पता है कि जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक की जो तत्व है उसमें 2 सीरीज आती है। ठीक है, F ब्लॉक में कितनी सीरीज आती है, पहली आती है लेंथेनाइड। पहली क्या आती है, लेंथेनाइड आती है। ठीक, इस लेंथेनाइड में एलिमेंट स्टार्ट होता है सीरियम 58 से लेकर के लुटेशियम 71 तक जाते हैं। ठीक है, दूसरी सीरीज जो आती है हमारे पास वो आती है 89। ठीक है, 89 सीरीज के अंदर क्या होता है कि थोरियम 90 से लेकर के कहीं कहीं हम कहां तक जाते हैं, लोरेंशियम 103 तक जाते हैं। ये 14 एलिमेंट, मतलब इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं। मतलब कहीं कहीं F ब्लॉक की जो तत्व है, F ब्लॉक की जो एलिमेंट है वो 28 एलिमेंट होते हैं, 28 तत्व होते हैं। ठीक, अब 58 से लेकर के 71 तक, मतलब 58 से लेकर के 71 तक के यदि एलिमेंट आते हैं मतलब वो F ब्लॉक के हैं। ये F ब्लॉक के ही तत्व है। ये लेंथेनाइड और एफनाइड जो है इसके अंदर आते हैं, F ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं, F ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये लोरेंशियम है Lr। ठीक, या फिर थोरियम मतलब 90 से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक की जो एलिमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, वो भी F ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो लोग देख लेंगे यहाँ 59 आ रहा है, मतलब ये इसके अंदर ही आ रहा है, इस बीच में आ रहा है, मतलब ये F ब्लॉक का हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, F ब्लॉक का हो गया। या देखो 95 वो किस में आ जाएगा, 89 सीरीज में आ रहा है। ऐसा पूछे तो हम लोग बता सकते हैं इसमें कि ये 89 सीरीज का है, ये लेंथेनाइड सीरीज का है। श्रेणी सीरीज मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है। तो ये भी किसमें आ गया, F ब्लॉक के अंदर आ गया। 102 इसमें आ गया, ये भी F ब्लॉक का हो गया। तो या तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें, या फिर हम लोग थोड़ा सा हमारे पास ऐसा इमेजिनेशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, जो हमको पता हो कि कौन सा एटॉमिक नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलो, ये आंसर हम लोगों का क्या आ गया, 29 आ गया।